E1CB। अभी हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है जिसका मतलब होता है आपके पास एलिमिनेशन। एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, वन का मतलब होगा यूनिमोलिकुलर, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर और कॉन्जुगेट बेस। तो ये इसका मतलब है एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस। तो इसके मैकेनिज्म में क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा। पहले समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक लिविंग ग्रुप था और यहाँ पे एक हाइड्रोजन था और यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस। अगर बेस ने H को ले लिया, और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और लोन पे निकल, मतलब ये आपका लिविंग ग्रुप निकल गया, एक ही स्टेप में हो गया। बेस ने H को लिया, जैसे H को लिया वैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ और ये निकल गया और ये एक ही स्टेप में हो गया। तो वो रिएक्शन कहलाता था E2। पर मान लो अगर लिविंग ग्रुप पुअर हुआ, तो हम लोगों ने बोला था कि E2 के लिए लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, पर मान लो लिविंग ग्रुप के निकलने की इच्छा ही नहीं है, वो निकलना ही नहीं चाहता है, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि बेस H को लेके चला जाए और आपके पास फॉर्म हो जाए ये मॉलिक्यूल ये। तो H को लेके गया, H मतलब कि देखो बेस है, तो बेस किसको लेके जाएगा, बेस लेके जाएगा एसिडिक हाइड्रोजन को। बेस किसको लेके जाता है, एसिडिक हाइड्रोजन को। तो एसिडिक हाइड्रोजन के लेके गया, तो ये जो बना ये आपके पास है कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो लिविंग ग्रुप है पुअर है भाई, नहीं निकलना चाह रहा, बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है। तो अब इसमें जब ये अटैक करेगा तब ये बाहर निकलेगा। तो जब ये अटैक करेगा तब ये बाहर निकलेगा, तब आपके पास फॉर्म होगा डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो क्योंकि कॉन्जुगेट बेस पहले बना तो इसलिए क्या लगा E1CB, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस। अब इसमें क्या है कि E1 क्यों हुआ, तो देखो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, पर ये एक्चुअल में क्या होता है, ये फास्ट स्टेप है। बेस इसमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, तो याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं वो H को आराम से निकाल लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, H को आराम से निकाल लेगा। तो पहला स्टेप इसमें क्या है, फास्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ लिविंग ग्रुप कैसा है, पुअर लिविंग ग्रुप। E1CB की पहली कंडीशन यही है कि इसमें पुअर लिविंग ग्रुप चाहिए। अब लिविंग ग्रुप पुअर है, वो नहीं निकलना चाह रहा, तो ये स्टेप करवाने में काफी दिक्कतें होंगी। तो ये हमारा क्या है, स्लो स्टेप। अगर ये स्लो स्टेप है जिसको बोलते हैं RDS, मीन्स ये क्या है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर ये स्लो स्टेप है तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक, तो इसलिए कहलाता है एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर। तो कैसा मॉलिक्यूल है, एक, पर यूनिमोलिकुलर हुआ किसमें, ये हुआ कॉन्जुगेट बेस में, तो इसलिए इसका नाम है एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस। इसलिए ध्यान रखना है कि आपके पास लिविंग ग्रुप मस्ट बी वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, बहुत पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो देखो पुअर लिविंग ग्रुप का मतलब क्या क्या है यहाँ पे, अगर आपके पास फ्लोरीन दिखाई दिया तो आंख बंद करके यही करवाना है फ्लोरीन के केस में। बाकी के केस में क्या होगा, थोड़ा सा और सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। कैसे सपोर्ट की जरूरत, देखो यहाँ पे आ रहा है अनायन, अगर कोई मॉलिक्यूल इस अनायन को स्टेबलाइज करेगा, अनायन कैसे स्टेबलाइज होता है, अनायन स्टेबलाइज होता है -m से -i से। अगर कोई ग्रुप इस अनायन को स्टेबलाइज करेगा तो अनायन बनने का चांस हाई है। मीन्स क्या है, अगर मान लो इस मॉलिक्यूल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए, मान लो NO2 लगाए, मान लो CN लगाए, तो अगर NO2 यहाँ पे लगाए तो वो NO2 क्या कर सकता है, अनायन को स्टेबल कर सकता है, तो अनायन बन सकता है। तो वो अनायन तब बनेगा जब वो स्टेबल हो सकता है। तो अगर इस मॉलिक्यूल में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो ये अनायन स्टेबल हो सकता है, और अगर अनायन स्टेबल हो सकता है तो बन सकता है, और उसके बाद ये स्टेप हो जाएगा। तो इन केस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी क्या होता है, मैकेनिज्म हो जाता है E1CB। तो कैसे मॉलिक्यूल होने चाहिए आपके पास, तो मैं पहले लिविंग ग्रुप के बारे में लिख देता हूँ। लिविंग ग्रुप मस्ट बी वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। एक अगर फ्लोरीन दिखाई दिया तो आपको आंख बंद के करवाना है। इसके अलावा इन केस ऑफ, मैं 2 लिख रहा हूँ, ये तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ NR3
प्लस ये दोनों भी लिविंग ग्रुप है। इनका क्या होता है, इनका आपका वही माइनस आई ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज माइनस आई स्ट्रांग होगा तो इनका अनायन स्टेबल होता है। इन केस ऑफ प्लस Nr3 plus and Sr2 plus living group, in case of this and this living group, mechanism is E1Cb। तो फिर से मैकेनिज्म क्या होगा, E1Cb। तो अगर ये दोनों लिविंग ग्रुप होंगे तो मैकेनिज्म फिर से क्या करवाना है, E1Cb। तो इन दोनों के केस में भी E1Cb मैकेनिज्म होगा। और कब हो सकता है, तो मान लो लिविंग ग्रुप एक नॉर्मल है, मान लो OH है, OR है, इवन Cl भी हो सकता है। देखो लिविंग ग्रुप का जो आपका जो ऑर्डर होता है I सबसे बेस्ट है, तो I के केस में होने का चांस कम है। पर Cl है, मान लो Cl इज नॉट वेरी गुड लिविंग ग्रुप, मान लो OH है, और उसके केस में अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तभी भी E1Cb हो सकता है। तो क्या होगा, इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इफ स्ट्रॉन्ग E यहां पे लिखा है, इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट बीटा पोजीशन, if strong electron withdrawing group is present at beta position, in that case also E1Cb mechanism is followed. In that case also E1Cb mechanism is followed. If strong electron withdrawing group is present, then again E1Cb mechanism is followed. तो हम लोग अब इसके पहले एग्जाम्पल समझते हैं। हाँ, इसमें कुछ करने के पहले इसमें देखो भाई क्या बनाना है, भाई इसमें बनाना है कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस का मतलब है अनायन। तो जो अनायन का जो स्टेबिलिटी होता है, अनायन का जो स्टेबिलिटी होता है उसका ऑर्डर क्या है, 1 डिग्री, तो 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो आप अनायन हमेशा वहां बनाना प्रेफर करोगे जहां पे डिग्री क्या होगा, 1। अगर डिग्री 1 पे बनाना प्रेफर करेंगे तो इसमें जो एल्कीन जो बनेगा वो हमेशा हाफमैन वाला बनेगा। इसमें हाफमैन एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, ये बात ध्यान रखना है। इन दिस मैं भी एग्जांपल बताता हूं, इन दिस हॉफमैन एल्कीन। अब हॉफमैन एल्कीन क्या होता है, तो इसके लिए आप E1 वाले वीडियो लेक्चर्स को दोबारा देखो। इन दिस हॉफमैन एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, इन दिस हॉफमैन एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग इसके एग्जांपल को पहले समझते हैं। सपोज कर दीजिए हमारे पास मॉलिक्यूल है, हमने इसका रिएक्शन करवाया एल्कोहलिक KOH के साथ, हीट भी मान लेते किया, हीट करना पड़ेगा। अब फ्लोरीन तो भाई अच्छा लिविंग ग्रुप है ही नहीं, तो E2 को भूल जाओ। अरे E2 करवाने के लिए एक स्टेप में करना पड़ता है, तो E2 तब होगा ना जब लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, लिविंग ग्रुप ही नहीं अच्छा है तो E2 को भूल जाओ। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा E1Cb। इसमें देखो कॉन्जुगेट बेस यहाँ भी आ सकता है, तो कॉन्जुगेट बेस कैसे होगा, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, एक हो सकता है CH3CH माइनस CH और CH3, ऐसा होता है। अब ये इस पे अटैक करेगा और ये बाहर निकलेगा, तो ये होता है ये अटैक करेगा बाहर निकलेगा, लिविंग ग्रुप इज नॉट वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये मॉलिक्यूल बनेगा। इसमें अनायन का फॉर्मेशन ध्यान रखना बहुत क्रूशियल है, वही आपका RDS होता है। तो अब इसके भाई अनायन के बाद वाला आगे वाला स्टेप फिर RDS होता है। अब इसमें देखो दूसरे साइड क्या होगा, दूसरे साइड बनेगा CH3 CH2 CH और CH2 माइनस, ये। अब इन दोनों में सोचो कौन ज्यादा स्टेबल है, तो भाई ये वाला अनायन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला अनायन तो कम स्टेबल है, 2 डिग्री है, वो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये चलो ये अटैक करेगा और ये बाहर निकलेगा, तो ये अटैक करके बाहर निकलेगा, तो यहाँ बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें ये वाला इसमें मेजर है
और ये इसमें माइनर है। तो इवन सीबी में क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है। कॉन्जुगेट बेस अगर बनता है तो क्या होगा, उसके केस में अनायन भाई, तो 1 डिग्री की स्टेबिलिटी क्या होगी, अनायन की ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री उससे कम होती है, 3 डिग्री की और कम होती है। तो इवन सीबी के केस में हम लोग हाफमैन प्रोडक्ट को बनाना प्रेफर करते हैं। इवन सीबी में हम लोग नॉर्मली सेट्सर प्रोडक्ट को नहीं बनाते, कम बनाते, ये बात को ध्यान रखना है। और एग्जांपल समझते हैं इसमें। अगर ये रिएक्शन होता तो इसमें ये बाहर वाला ये मेजर आएगा, माइनर अंदर वाला होगा पर बाहर वाला इसमें मेजर होगा, ठीक है। ये हाफमैन एल्केन इसमें मेजर होगा। सपोज करते हैं हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, या इसको हम लोग लिख लेते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो ये ETO माइनस, ठीक है। ये अब देखो इसमें क्या होगा कि OH बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप तो है नहीं, पहले से हमको पता बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। अब ये क्या है कि इसको लेके जाएगा, लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है, पर NO2 की वजह से यहाँ पे जो अनायन बनेगा वो स्टेबल हो जाएगा। NO2 को भी तो सपोर्ट मिलेगा ना अनायन को स्टेबल होने में। तो जब ये H को लेके जाएगा, ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, E2O माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बेस के बारे में समझना होगा तो आप मेरे पीछे लेक्चर E2 को दोबारा से देखो। तो ये H को लेके जाएगा तो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा CH क्या है माइनस चार्ज, फिर CH2 और OH। OH इज नॉट अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये हमको पता है पहले से भाई। अब लेकिन ये इस पे अटैक कर सकता है, ये इसको बाहर निकालेगा। NO2 की वजह से ये अनायन स्टेबल हो रहा था, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट इसमें बनेगा आपके पास ये। तो याद रखना, इन केस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मैकेनिज्म इज अगेन इवन सीबी। मैकेनिज्म कैसा होगा, इवन सीबी। एक और समझते हैं, इवन यहाँ पे क्लोरीन लगा है। क्लोरीन हमको पता है भाई एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। पर जहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अनायन कितना ज्यादा स्टेबल होगा, दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही आप एल्कोहलिक KOH लोगे तो तुरंत H निकल जाएगा, तुरंत। मतलब ये अच्छा लिविंग ग्रुप निकलना चाह रहा है पर उसके पहले यहाँ पे H निकल जाएगा और आपके पास क्या बनेगा, आपके पास इसमें बनेगा ये, तुरंत बन जाएगा, तुरंत हाथों हाथ। और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये निकलेगा और ये मॉलिक्यूल, तो आपके पास आएगा इसमें ये मॉलिक्यूल। ये भी कैसे, इवन सीबी मैकेनिज्म। तो देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं इतना सब बताता रहा हूँ। इवन सीबी का जो क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, वो दो ही मॉलिक्यूल के अराउंड आता है। एक फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन दिखाई दे कहीं पे तो आंख बंद करके क्या लगाना है, इवन सीबी। हाँ, बेस होना चाहिए, बेस होना चाहिए। अगर फ्लोरीन दिखाई दे तो मतलब कौन सा मैकेनिज्म है, इवन सीबी। अभी तक मैंने इतना पढ़ा है, मैंने SN1 पढ़ा है, SN2 पढ़ा है, इवन पढ़ा है, E2 पढ़ा है। मैंने फ्लोरीन का एग्जांपल कहीं नहीं लिया। अगर फ्लोरीन दिखाई दे और सामने बेस है तो कौन सा मैकेनिज्म है, इवन सीबी। ना E2 ना SN2, कौन सा मैकेनिज्म, इवन सीबी। तो फ्लोरीन का तो भाई क्लियर होगा, फ्लोरीन दिखते ही मतलब इवन सीबी को करना है। दूसरा इसके अलावा वो होता है अमोनिया, मतलब नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन दिखाई दे तो आपको उसमें भी करना है आपको यही। तो हम लोग पहले एक लिखते हैं, नाइट्रोजन में समझा रहा, दैट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का मतलब होता है, या क्वाटरनरी अमोनियम भी बोल सकते हो। देखो अगर नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए, इसमें प्लस चार्ज है, तो ये होगा क्वाटरनरी अमोनियम कटायन। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, दिस इज क्वाटरनरी
अमोनियम कटायन। अरे कटायन है, क्वाटनरी अमोनियम कटायन। कटायन के साथ अगर अनायन ले लो तो सॉल्ट कहलाएगा। मान लो लिख दिया R4N पॉजिटिव और X नेगेटिव, तो ये क्या है, दिस इज क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। ये सॉल्ट है क्वाटनरी अमोनियम कटायन है, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। तो पहले एक रिएक्शन को देखते हैं फटाफट और उसके बाद इसका रिएक्शन समझते हैं। तो देखो एक रिएक्शन समझते हैं फटाफट कराते हुए चलेंगे। RX है, अरे एल्किल हैलाइड है, RX है। इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ कौन सा मैकेनिज्म होगा भाई, SN2। अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट में अनायन बताए थे और क्या बताए थे, नाइट्रोजन फैमिली के न्यूट्रल वाले भी। अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म, SN2। अब देखो फटाफट ये अटैक करेगा और X को बाहर निकालेगा, फटाफट करेगा और इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा RNH3 प्लस और X माइनस। अब ये जो X माइनस है वो H को ले लेगा, ठीक है। तो H को लेके क्या बना देगा, ये बना देगा RNH2 प्लस HX, ठीक, इतना हो गया। अब इसके आगे समझते हैं। अब देखो ये RX, अब आप कंपेयर करो RNH2 और NH3 में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ये और अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्यों, क्योंकि इस पे क्या होगा, R का लगेगा प्लस I, ये इलेक्ट्रॉन और बढ़ा रहा है। R कैसा इफेक्ट लगाएगा, R लगाएगा प्लस I की वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो उस केस में ये क्या करेगा, ये आपके पास ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा और ये अटैक करेगा। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया है, तो अब ये अटैक करेगा, ये अटैक नहीं करेगा। तो अब मान ले ये पहले से मान के चलते ध्यान रखना, ये एक्सेस में है, ये खत्म नहीं हो रहा, भर भर के एक्सेस में है। तो ये अब इस पे अटैक और ये बाहर, और फिर एक H को निकाल देना, तो देखो क्या बनेगा, बनेगा R2NH प्लस HX। अब दो R और अच्छा न्यूक्लियोफाइल, तो अब क्या होगा, अब इसका रिएक्शन RX के साथ, तो अब देखो फिर से ये यहाँ और ये बाहर, तो बनेगा R3N और प्लस HX। पर अभी भी इसका मन नहीं भरा, अभी भी ये रिएक्शन करना चाह रहा है, इसका मन नहीं भरा, अभी भी इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर खत्म ही नहीं हो रहा है, अभी इसके पास लोन पेयर है। तो ये दोबारा अटैक करेगा फिर से RX पे, तब तक करता रहेगा जब तक लोन पेयर खत्म ना हो, करता रहेगा अटैक, फिर से करेगा इस पे अटैक और इससे क्या बनेगा, बनेगा R4N पॉजिटिव और X माइनस। अब ये कहलाता है दिस इज क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। X को हटा दो तो कहलाएगा क्वाटनरी अमोनियम कटायन। तो ये है क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। अब इसका हम लोग पढ़ते हैं E1CB मैकेनिज्म। ये रिएक्शन मतलब मैं जो बताना जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, मैं पहले से बोल देता हूँ, इंपॉर्टेंट जेई मेन के लिए भी है, जेई एडवांस के लिए भी, नीट के लिए, सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हम लोग किसका करने जा रहे हैं, E1CB इन क्वाटनरी अमोनियम कटायन। कोई सॉल्ट लिखना चाहो लिख लो, पर हमें मेनली मतलब है कटायन से। मैकेनिज्म ध्यान रखना है, दो बातें, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, पहली बात कौन से पोजीशन पे, बीटा पोजीशन पे, कौन से पोजीशन पे, बीटा पोजीशन। पहली बात याद रखना है, मैं जो बता रहा हूं ये बात नहीं याद रखोगे उसका प्रोडक्ट 100% गलत बना दोगे। तो इसमें क्या याद रखना है कि कॉन्जुगेट बेस that is carbon at beta position। तो इसमें बनाना है conjugate base that is carbon at beta position। जैसे जैसे conjugate base की स्टेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा, मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस एट बीटा पोजीशन, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट ये जो मैं बता रहा हूँ यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेजर प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय कॉन्जुगेट बेस formed at बीटा पोजीशन।
मेजर प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय कॉन्जुगेट बेस फॉर्म्ड एट बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन पे जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वही जो होगा वही मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। ये बात ध्यान रखनी इसमें, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा? मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करेगा जो भी कंजुगेट बेस बनेगा बीटा पोजीशन पे वही डिसाइड करेगा। इसकी केस में मैं हिंट के लिए एक पॉइंट लिख देता हूं। इसमें हॉफमैन एल्कीन हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा। हॉफमैन एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। हॉफमैन एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। और इसमें मस्त या गजब की बात तो ये है कि नीट के एग्जाम में, नीट वालों में मैंने एक चीज ध्यान दिया है, इसमें जब भी ये क्वेश्चन आता है तो उसमें आंसर आता है इथीन। 10 में से 7 क्वेश्चन में इथीन ही आंसर होता है। मैं बता देता हूँ 10 में से 7 में इथीन होता है, ऐसे नहीं कि 10 का 10 में मोस्टली आंसर उसमें इथीन ही रहता है। देखते हैं क्या होता है। तो देखो नाइट्रोजन CH3 CH2 और CH2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, OH माइनस और हीट। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस दिया रहेगा, कोई भी बेस लिखा सकता है, या OH माइनस और हीट, बेस और हीट। अब देखो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि कॉन्जुगेट बेस बीटा पोजीशन पे। तो बीटा पोजीशन पे क्या बनाना है? कॉन्जुगेट बेस, मतलब बीटा होना तो चाहिए। तो देखो ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है। अब इसमें तो एक ही कार्बन अल्फा, बीटा तो है ही नहीं, तो ये पहले से रिजेक्टेड, हटा दो, है ही नहीं हमारे काम का। इसमें भी सिर्फ एक ही अल्फा, हमारे काम का हटा दो। अब देखो क्या बचा, अल्फा बीटा ऐसे करते, और यहाँ पे भी क्या अल्फा और बीटा, ठीक है, 2 बीटा है सिर्फ। पहले क्या करना है? कॉन्जुगेट बेस बनाना है बीटा पोजीशन पे। बीटा नहीं है, हटा दो, रिजेक्टेड, हमारे काम पे हटाओ। अब देखो क्या है कि मेजर प्रोडक्ट किससे डिसाइड होगा? कॉन्जुगेट बेस एट बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन का कॉन्जुगेट बेस बनाना है, जो जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा चांस से वही बनेगा मेजर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसकी डिग्री क्या है? 1 प्राइमरी, और यहाँ पे जो बनेगा उसकी डिग्री क्या है? 2 सेकेंडरी। तो प्राइमरी वाला क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी वाला क्या होगा? कम स्टेबल। तो अब इसमें क्या होगा? ये वाला बनेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल ये वाला बनेगा। मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, वैसे समझ में आना चाहिए आपको, पर ये वाला बनेगा। तो CH3 और ये C या पॉजिटिव चार्ज, CH2 माइनस और CH3। देखो भाई मेजर प्रोडक्ट कौन डिसाइड करता है? कॉन्जुगेट बेस एट बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन पे ये वाला ज्यादा स्टेबल, ये वाला कम। अब क्या होगा? ये वाला स्टेबल जाता है, ये इस पे अटैक करता है। अरे इवन CB मैकेनिज्म, इवन CB, बीटा वाला अटैक करेगा और ये तोड़ के निकल जाएगा बाहर। तो ये तोड़ के बाहर निकलेगा। तो इसका जो प्रोडक्ट है, तो देखो मैं यहाँ प्रोडक्ट लिख देता हूँ इधर साइड। इसका जो प्रोडक्ट है तो क्या बनेगा? CH2। एल्कीन पूछेगा तो ये हमारा प्रोडक्ट है, यही बनेगा एल्कीन, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। और साथ में क्या बना? साथ में बना Ame और CH2 इस तरीके से रिएक्शन कराते हैं। क्या करना है आपको? करना ये है कि बीटा पोजीशन पे अनायन को बनाना है, इसको अटैक और इसको तोड़ोगे और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इवन CB मैकेनिज्म में या ये जो क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट होता है, इसमें हमेशा कार्बोनाइल को बनाना है। कार्बोनाइल का स्टेबिलिटी ही डिसाइड करता है मेजर प्रोडक्ट इसमें क्या है। और ये जैसे देखो यहाँ पे इथीन बना, तो नीट जैसे एग्जाम्स में तो नॉर्मली आंसर इथीन ही रहता है, पर कॉमन सेंस का यूज करके करना है हमेशा। ये एक मॉलिक्यूल लेते हैं, इसको हमने हीट किया, ऐसा लिख आ सकता है बेस और हीट, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बीटा है ही नहीं, ये 3 बचे, इसमें बीटा ये वाला स्टेबल है, चुपचाप बीटा स्टेबल बनाओ। तो आंसर क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा आंसर। बाकी सब वैसे ही, तो बाकी सब क्या होगा? Ame CH2 और ये CH2 CH3।
बाकी जैसे तो वैसे लिख दिए। अब इसमें थोड़ा अलग से क्वेश्चन करते हैं। बेस के साथ हीट, यहां बीटा है ही नहीं, तो अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा दोनों एक ही जैसे। किसी भी एक साइड से अनायन बनाना और तो अनायन बनाना, अटैक करना, टूट जाएगा। किसी भी एक साइड से करना, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक, किसी भी एक साइड से कॉन्जुगेट, किसी भी एक साइड से कॉन्जुगेटेड बेस बनाना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये मॉलिक्यूल, अब यहां पे देखो क्या होगा। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि ये अल्फा बीटा, ये वाला बीटा टर्सरी है और ये अल्फा बीटा, ये वाला बीटा क्या सेकेंडरी। यहां तो बीटा है ही नहीं, तो देखो अनायन, आपको अनायन बनाना था। अनायन, ये वाला अनायन, देखो ये वाला अनायन, ये वाला अनायन, ये अनायन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये अनायन अनस्टेबल होगा। बीटा ये है, देखो ये भी बीटा है और ये भी बीटा, तो ये वाला अनायन कम स्टेबल, ये वाला अनायन ज्यादा स्टेबल। तो अनायन बनेगा और अनायन से अटैक, इसको तोड़ेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं बनेगा, इसमें आपको यही फॉर्म करना है। तो इसमें जब भी आपको डिसाइड करना है प्रोडक्ट, तो कैसे डिसाइड होगा, डिसाइड होगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस से। ये क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले इसमें बीटा पहचानते हैं। देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा बीटा, ठीक है। ये अल्फा है, ये भी बीटा है। नॉर्मली ये बाहर वाला बीटा सब मिस कर देते हैं, तो ये भी बीटा है, ये बीटा है, ये बाहर वाला, और ये वाला भी बीटा है। देखो पहला वाला जब जाएंगे तो ये अल्फा था, इसके आगे बीटा, इसके आगे बीटा, तो ये भी बीटा है और ये भी बीटा है और ये भी बीटा। तो कौन सा बनाना है भाई, या इसको ऐसा करते हैं कि इसको बल्कि हटा दो, इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको हटा के कर देते हैं। तो अब मान लेते हैं ये 3 बीटा है, कौन कौन से, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। तो बीटा पे क्या बनेगा, बीटा पे भाई बनता है अनायन, और अनायन मैंने क्या बताया, अनायन स्टेबल होना चाहिए, अनायन स्टेबल होना चाहिए। ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो ये वाला अनायन स्टेबल होगा, ये वाला, तो ये वाला अनायन स्टेबल होगा, ये अटैक करेगा, ये टूटेगा। हमेशा बीटा पे अनायन बनाना है और वो स्टेबल। तो देखो कैसे होगा, मैं एक बार बना के दिखा देता हूं। तो इसमें यहां पे माइनस चार्ज आएगा क्योंकि ये वाला अनायन आपका स्टेबल है, और अब क्या होगा, ये अटैक करेगा और इसको तोड़ देगा। तो आपको वही चीज यहां करनी थी, तो क्या बनेगा, ये इसका आंसर है। यहाँ पे इस साइड डबल बॉन्ड होगा, तो ध्यान रखना है कि जब भी क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट आएगा तो क्या करना है, बीटा वाले पोजीशन पे अनायन को बनाना है और उसकी अनायन की स्टेबिलिटी से ही डिसाइड होगा कि क्या बनने वाला है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग लास्ट इसमें, इवन सीबी पे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसको माने हमने हीट किया OH माइनस के साथ, इसको हीट किया। तो देखो इधर तो अल्फा है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो बीटा कहाँ कहाँ है, जे वाला भी बीटा है, जे वाला भी बीटा है और जे वाला बीटा है। जे वाला बीटा क्या है, टर्सरी, जे बीटा क्या है, टर्सरी, जे बीटा कैसा है, सेकेंडरी बीटा है। इसमें माइनस आ जाएगा, अटैक करेगा, टूट जाएगा, तोड़ दो, ये बनेगा। इसमें माइनस आ जाएगा, मैंने कहा अटैक करो, तोड़ दो, तो साथ बनेगा ये। अब ध्यान से देखो, इस पे जब माइनस चार्ज आएगा और अब जब इसको अटैक कराओगे तो ये टूट जाएगा, तो ये यही बनेगा। तो ये हमारा इसका आंसर आएगा। तो इसलिए क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट को बहुत ध्यान से करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जेई मेन हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई एडवांस हो, या इवन सीईटी, किसी भी स्टेट का सीईटी, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
तो हम लोगों का क्या है कि E1CB भी खत्म हो गया। अब हम लोगों को कंपैरिजन करना है। तो पहले एक्चुअल में देखो E1CB क्या बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट मतलब कि बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है। इसमें जो केस पढ़ा आपको बस सही कह सकते हैं, मेनली फ्लोरीन और नाइट्रोजन को याद रखना है। तो पहले डिफरेंस कर लेते हैं E1, E2 और E1CB के मैकेनिज्म में क्या क्या डिफरेंस है। तो देखो E1 में क्या होता है, E1 में इसमें मैकेनिज्म को समझो क्या क्या होता है। E1 में ये E1 था। E1 के केस में कहा था कि भाई बेस स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए। E1 के लिए मैंने कहा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, तो आप ध्यान रखो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं चाहिए। E1 में मैंने कहा पीपीएस सॉल्वेंट मस्ट है, मतलब सॉल्वेंट पीपीएस चाहिए। E1 के केस में क्या होता है, देखो E1 के केस में पहले ये निकलता है। E1 में पहले क्या होता है, लीविंग ग्रुप निकल जाता है और चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। फिर बाद में क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है और इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और बनता है एल्कीन। तो E1 में क्या बनता है, E1 में पहले निकलता है लीविंग ग्रुप और फिर आता है पॉजिटिव चार्ज और H निकल के जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। बेस कैसा चाहिए भाई, बेस इसमें नॉर्मल चाहिए, बेस स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए। और सॉल्वेंट, लेकिन क्योंकि कैटायन बनाना है तो सॉल्वेंट मस्ट क्या चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अदरवाइज रिएक्शन नहीं हो पाएगी। सॉल्वेंट मस्ट बी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देखो कोई भी एलिमिनेशन करवाना, चाहे वो E1 हो चाहे वो E2 हो या फिर E1CB, हाई टेम्परेचर पे करवाते हैं। आप बोलो कि सर हाई टेम्परेचर चाहिए, तो हाई टेम्परेचर तो एक्चुअली में तीनों को ही चाहिए। एलिमिनेशन का मतलब ही होता है हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर तो चाहिए ही चाहिए। तो E1 में क्या बनता है, कैटायन, पहले क्या निकलता है लीविंग ग्रुप, और उसमें बेस कैसा चाहिए, बेस चाहिए नॉर्मल। तो ये होता है E1 वाले में। अब देखो E2 वाले में क्या होता है, E2 वाले में लिविंग ग्रुप वही अच्छा चाहिए, अच्छा लिविंग ग्रुप। अब इसमें क्या होता है, बेस, इसमें भाई बेस चाहिए स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अब बेस क्या करेगा, H को लेके जाएगा। जैसे ही H को लेके जाएगा तो तुरंत इसका इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होगा और ये यहां आएगा। तो ये होता है रिएक्शन वन स्टेप में, एक ही स्टेप में रिएक्शन होगा। तो E2 के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। सॉल्वेंट कोई भी ले लो, कोई मतलब नहीं, मेन स्ट्रॉन्ग बेस, OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस, RO माइनस, NH2 माइनस, ये सब आपको चाहिए इसमें। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। बेस क्या होगा, H को लेके जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा, बाहर निकलेगा, हाथों हाथ होगा एक ही स्टेप में। तो इसमें ना कोई इंटरमीडिएट बनता है ना कुछ, बस एक सिंपल ट्रांजिशन स्टेट। तो मैकेनिज्म होता है E2, दोनों साथ में ही निकलते हैं। और अभी जो मैंने बताया E1CB, देखो E1CB में क्या होता है, E1CB के केस में क्या होता है कि लिविंग ग्रुप जो होगा वो पुअर होगा, मतलब फ्लोरीन होगा, OH होगा, या तो लिविंग ग्रुप पुअर होगा, या फिर जैसे लिविंग ग्रुप इवन नाइट्रोजन वाला भी हो सकता है। नाइट्रोजन वाले पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। मैंने लिया था एग्जांपल क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो पॉजिटिव होने की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव होने की वजह से क्या होता है, अनायन स्टेबल होता है। तो क्या होगा, आपके पास क्या होना चाहिए, इसमें जो लिविंग ग्रुप होना चाहिए या तो बहुत पुअर होना चाहिए, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, ये जो होगा आपके पास मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहिए। तो कैसे स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस कैसे स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा स्ट्रॉन्ग -I या -M से। तो E1CB के लिए क्या होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास पहले H निकलेगा, पहले H निकलता है और H के निकलने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज और ये इस पे अटैक करेगा और ये इसको फिर बाहर निकालेगा। तो E1CB में क्या होता है, E1CB में पहले बनता है कॉन्जुगेट बेस और उसके बाद लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। तो देखो क्या है, E1 में पहले लिविंग ग्रुप निकलता है और फिर H निकलता है। E2 में दोनों हाथों हाथ एक साथ निकलते हैं और E1CB में पहले H निकलेगा फिर लिविंग ग्रुप निकलेगा। तो यहाँ पे पहले H निकलेगा फिर लिविंग ग्रुप। E1CB के लिए लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए। फ्लोरीन अगर है तो आग बंद करके E1CB करवाना है। और अगर यहाँ पे मान लो कि नाइट्रोजन हुआ, जैसे लिविंग ग्रुप, अगर 3 लिविंग ग्रुप हुए तो मैं बता देता हूँ आपको, आग बंद करके E1CB करवाना है। कौन कौन से, फ्लोरीन N3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जोड़ोगे तो एक बॉन्ड तो ये होगा, 3 नाइट्रोजन का, और तो कितने बॉन्ड हो गए, 4। तो N3 पॉजिटिव और SR2 पॉजिटिव।
तो सल्फर पॉजिटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव और फ्लोरीन हुआ, तो आग बंद करके यही करवाना है। तीनों का समझ लो, तीनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होता है, इस वजह से तीनों अनायन को स्टेबल भी कर सकते हैं। फ्लोरीन देखो क्या, फ्लोरीन एक पुअर लीविंग ग्रुप है, साथ में फ्लोरीन क्या है, पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल भी कर सकता है, उसका माइनस साइड बहुत स्ट्रांग होता है। तो तीनों ग्रुप का क्या है कि तीनों ग्रुप की खास बात है कि माइनस आई इज वेरी स्ट्रांग, तो इस वजह से क्या होगा, तीनों अनायन को स्टेबल करते हैं। अगर आपको ये तीनों दिखाई दे तो तीनों में आंख बंद करके क्या करना है, E1 CV। इसके अलावा अगर लिविंग ग्रुप ठीक ठाक है, पर अगर बीटा पोजीशन पे, मतलब ये कौन सा पोजीशन, ये अल्फा और बीटा, लिविंग ग्रुप ठीक ठाक है, पर अगर बीटा पोजीशन पे अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तब भी मैकेनिज्म क्या होता है, E1 CV। तो ये हो गया एलिमिनेशन की तीनों में कंपैरिजन। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं E1, E2, SN1 और SN2 में कंपैरिजन। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग SN1, SN2, E1 और E2 में कंपैरिजन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो डिग्री की बात करते हैं। तो मैंने कहा था कि SN1 के लिए प्राइमरी से प्रेफर होगा सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्रेफर होगा टर्सरी। क्यों? क्योंकि SN1 में कटायन बनता है, तो कटायन जितना स्टेबल होगा उतना अच्छा रहेगा। तो SN1 में याद रखना डिग्री क्या होता है, प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी ज्यादा टर्सरी, टर्सरी सबसे प्रेफर होता है। पर SN2 के केस में क्या होता था भाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को जाके अटैक करना होता था, तो उसको भीड़ नहीं मिलनी चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस उसमें नहीं चाहिए, किसी तरीके का भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, आराम से जाए अटैक करे, किसी भी तरीके का उसको क्राउडिंग नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, खाली एरिया। तो इसलिए SN2 में प्राइमरी सबसे प्रेफर, जितना लेस क्राउडिंग उतना अच्छा, जितना कम भीड़ उतना कम अच्छा, तो वहां प्राइमरी प्रेफर होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। SN1 के जैसे E1 होता है, मैंने SN1 और E1 में कंपैरिजन पहले बता रखा है। E1 के केस में भी क्या होता है, कटायन बनता है, कटायन बनता है, तो जितना स्टेबल कटायन उतना ज्यादा E1। और E2 के केस में देखो क्या होता है, E2 रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है, तो एक स्टेप में होता है, तो E2 के केस में क्या होगा कि एल्कीन की स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। एल्कीन जैसे जैसे स्टेबल होता जाएगा वैसे वैसे E2 को हम लोग प्रिफर करते हैं। तो जब ज्यादा डिग्री होगा तो ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, और जब ज्यादा हाइपर कंजुगेशन तो फिर क्या होगा, फिर ज्यादा स्टेबल, फिर ज्यादा चांस E2 होने का। ज्यादा डिग्री होगा तो ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, तो एल्कीन ज्यादा स्टेबल, एल्कीन ज्यादा स्टेबल, तो ज्यादा चांस E2 होने का। तो E2 के लिए भी डिग्री होता है प्राइमरी, उससे ज्यादा सेकेंडरी, उससे ज्यादा टर्सरी। तो इसका मतलब कि सब रिएक्शन में टर्सरी प्रीफर होता है, टर्सरी टर्सरी टर्सरी, बस SN2 में क्या प्रीफर होता है आपका, प्राइमरी। तो याद रखना SN2 में बस प्राइमरी प्रीफर है, बाकी सब में टर्सरी। तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि अगर प्राइमरी हुआ तो क्या करेंगे, सेकेंडरी हुआ तो क्या करेंगे, टर्सरी हुआ तो क्या करेंगे। अगर आपके पास प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, प्राइमरी, तो देखो प्राइमरी वाले में होगा तो SN2 होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। प्राइमरी वाले में बाकी कुछ नहीं हो सकता। हाँ E1 CV हो सकता है, उसको हमने अलग से कर लिया कि फ्लोरीन और NR3 पॉजिटिव होगा तो भाई E1 CV। बाकी अब केस देख रहे हैं, अगर प्राइमरी है तो सिर्फ क्या पॉसिबल, SN2, बाकी तो पहले से रिजेक्टेड, प्राइमरी के लिए सिर्फ SN2। पर SN2 अगर करवाना है तो मस्ट कंडीशन क्या आती, फॉर SN2 न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। तो न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग। तो कोई भी X माइनस ले सकते हो, X माइनस का मतलब ये है कि आप इसमें ले सकते हो Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, बस फ्लोरीन माइनस नहीं लेना भाई, फ्लोरीन माइनस नहीं लेना, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है बहुत, तो फ्लोरीन माइनस को नहीं लेना है। तो कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, मतलब सारे अनायन होते हैं बस फ्लोरीन नहीं होता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए तो X माइनस बाई Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, H माइनस को नहीं लेना। ये जो मैंने लिखा है ये कोई ऑर्डर नहीं ध्यान रखना, बस एग्जांपल बताया, ये ऑर्डर में नहीं बोल देना सर मैंने ये ऑर्डर डिक्रीजिंग लिखा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये कोई ऑर्डर में नहीं लिखा है, बस एग्जाम्पल से जहां पे SN2 हो सकता है। तो इसमें SN2 हो सकता है, इसमें SN2, इसमें SN2। नाइट्रोजन के जो न्यूक्लियोफाइल वीक मतलब न्यूट्रल वाले होते हैं वो भी SN2 दे सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया,
PPH3 हो गया। तो ये सब आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो नाइट्रोजन और उसके ग्रुप का जो फॉस्फोरस है वो न्यूट्रल होने के बाद भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो वो सीधा सीधा दे सकता है कौन सा रिएक्शन, SN2। तो अनायन और कुछ न्यूट्रल वाले के एग्जांपल, तो अगर प्राइमरी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो कौन सा रिएक्शन, SN2। प्राइमरी में SN1 E1 और E2 हो ही नहीं सकता। ये बात ध्यान रखना, मैं यहाँ पे रीअरेंजमेंट के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। हाँ, अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है, मैंने इस बारे में पहले से बताया है, अगर रीअरेंजमेंट हो गया प्राइमरी से टर्सरी जा रहा है, प्राइमरी से टर्सरी, तब SN1 और E1 हो सकता है। प्राइमरी से टर्सरी जा रहा हो तो, अगर प्राइमरी से सेकेंडरी जा रहा होगा तब भी नहीं होता है। अगर प्राइमरी कैटायन बनता है वो सीधा सीधा टर्सरी में जा रहा है, या फिर वो सीधा सीधा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है, तब SN1 या E1 हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आपके पास SN1 और E1 भी नहीं हो सकता। और E2 के केस में तो रीअरेंजमेंट होता ही नहीं, E2 में तो कार्बोकैटायन बनता ही नहीं, तो इसलिए E2 तो होगा ही नहीं। तो समझ में आया है, अगर प्राइमरी है तो SN2, E1 और SN1 प्राइमरी में, E1 और SN1 प्राइमरी में तब हो सकते हैं जब प्राइमरी वाला रीअरेंज होकर टर्सरी में जाए, सीधा सीधा प्राइमरी वाला रीअरेंज होकर टर्सरी में जाए, सेकेंडरी से काम नहीं चलेगा। ध्यान रखना, मैं रिपीट करता हूं, प्राइमरी से सेकेंडरी में जाने से काम नहीं चलेगा। प्राइमरी वाला टर्सरी में जाए, या फिर प्राइमरी वाला क्या हो, आगे रीअरेंज होकर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, ये हो, और E2 तो हो ही नहीं सकता। तो प्राइमरी अगर आपके पास, अब हम लोग करते हैं सेकेंडरी वाला केस। अगर आपके पास सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में देखो क्या क्या केस हो सकता है। अगर सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है और अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसके लिए कंडीशन है, SN2। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2। इसमें सॉल्वेंट कौन सा लेना है, सॉल्वेंट इसमें आप कोई भी ले सकते हो, एनी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को प्रिफर करेंगे। मैंने क्या बोला, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को प्रिफर करेंगे, पर दूसरा सॉल्वेंट भी ले सकते हो। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, SH माइनस, Sr माइनस, ये सब लोग हैं, तो इसमें क्या होगा, मैकेनिज्म होगा SN2। सेकेंडरी ध्यान रखना, पहले सेकेंडरी, ये कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2, इसमें SN2 मैकेनिज्म। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, मैंने कहा था कि OH माइनस से स्ट्रॉन्ग, OH माइनस से स्ट्रॉन्ग क्या होता है, RO माइनस। जैसे RO माइनस ठीक है, मतलब अल्कोहल का बेस, एग्जाम्पल MEO माइनस, E2O माइनस, NH2 माइनस, या RNH माइनस, या R3N, या फिर टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ऐसा कोई होगा। या इवन कार्बन का भी हो सकता है, आप लेना चाहो तो कार्बन का भी बेस, जैसे आपके पास हो सकता है R3C माइनस, ऐसा भी हो सकता है। तो कार्बन का बेस भी अगर आपके पास है तो आपके पास मैकेनिज्म होगा E2। तो E2 के लिए बेस क्या चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग। सॉल्वेंट कैसा चाहिए, सॉल्वेंट के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं कभी भी आपको, तो उसमें कोई भी सॉल्वेंट, एनी सॉल्वेंट। पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बाई प्रिफर नहीं करते। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में E1 या SN1 हो सकता है। तो SN2 और E2 में कोई भी सॉल्वेंट चलेगा, पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को प्रेफर करते हैं। इसमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कम से कम OH माइनस से स्ट्रॉन्ग, OH माइनस ध्यान रखना, OH माइनस ये कभी भी E2 नहीं देता है, ये देता है SN2। OH माइनस से स्ट्रॉन्ग चाहिए, उससे वीक में E2 नहीं हो पाएगा। तो OH माइनस से स्ट्रॉन्ग होगा तो E2 मैकेनिज्म। तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होगा, E2। तो यहाँ मैकेनिज्म कौन सा आने वाला है, इसमें आपके पास आने वाला है E2 मैकेनिज्म। और अगर आपके पास वीक बेस है या न्यूक्लियोफाइल, E1 के लिए देखो, E1 के लिए वीक बेस कहलाएगा। और आपके पास SN1 के लिए क्या होगा, आपके पास क्या कहलाएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो अगर आप E1 करवाओगे, E1 तो बेस कहलाएगा, SN1 कराओगे तो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। अगर वीक बेस न्यूक्लियोफाइल है और सॉल्वेंट PPS है, जैसे वाटर है, मिथनॉल, इथेनॉल है, तो ये आपके पास मैकेनिज्म होगा SN1 और E1। SN1 में मैंने आपको बताया था, SN1 में जो सॉल्वेंट होता है वही न्यूक्लियोफाइल होता है, इसीलिए उसको कई बार बोलते हैं सॉल्वोलिसिस। इसमें याद रखना, इसमें SN1 जो होता है वो E1 से ज्यादा होता है ऑलवेज। ये दोनों हो सकते हैं, पर इसमें SN1 वाले का अमाउंट ज्यादा होगा, E1 वाले का कम होगा। पर जैसे ये हम लोग याद रखना, एल्किल हैलाइड के लिए बात कर रहे हैं।
पर जैसे जैसे टेम्परेचर भाई बढ़ाओगे, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो E1 का अमाउंट बढ़ेगा और SN1 का अमाउंट कम होगा, पर फिर भी SN1 ज्यादा होगा E1 से, ये ऑलवेज होगा। बट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस E1 increases and SN1 decreases। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा E1 भी बढ़ेगा और SN1 कम होगा, E1 बढ़ेगा SN1 कम होगा, पर फिर भी SN1 E1 से ऑलवेज ज्यादा। इसमें आगे देखो लिखा ऑलवेज, तो कुछ भी कर लो E1 वाला क्या होगा SN1 वाले से कम होगा, तो E1 कम होगा SN1 वाला ज्यादा होगा। तो वीक बेस है, वीक न्यूक्लियोफाइल के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए। अब हम लोग एक लास्ट केस करते हैं टर्सरी अल्किल हैलाइड के लिए। अगर आपके पास टर्सरी हैलाइड टर्सरी, तो टर्सरी में याद रखना है कि कभी भी SN2 हो ही नहीं सकता। तो इसमें याद रखना कि SN2 इज नॉट पॉसिबल, तो SN2 हो ही नहीं सकता। टर्सरी का मतलब SN2 को भूल जाओ। जैसे प्राइमरी में कहा था E1 E2 और SN1 को भूल जाओ, तो टर्सरी में SN2 को भूल जाओ, हो ही नहीं सकता। अब इसमें अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और सॉल्वेंट पोलर है प्रोटिक, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। E2 के लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मीन्स SH माइनस है, SR माइनस है, या फिर आपके पास है Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, मतलब Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, SH माइनस है और आपके पास है SR माइनस, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो फिर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं। पर अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए क्या होगा SN1। मैंने SN1 के लिए कभी नहीं बोला कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा वीक चाहिए। मैंने कहा कि SN1 के लिए मैंने बोला कि न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है, पर वीक वालों को प्रेफर करते हैं, स्ट्रॉन्ग वालों को प्रेफर नहीं करते। पर अब आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया है और डिग्री 3 है, तो SN2 तो भाई पहले से कट गया, SN2 तो होने वाला ही नहीं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कोई बात नहीं, पर सॉल्वेंट PPS है। सॉल्वेंट क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वो SN1 के लिए मस्ट कंडीशन है। तो फिर SN1 रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा SN1 रिएक्शन। पोलर एप्रोटिक होगा तो कोई रिएक्शन नहीं, पोलर प्रोटिक होगा तो कैसा होगा आपके पास SN1 रिएक्शन। अब इसके अलावा यहाँ पे आपके पास क्या है स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस, देखो ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते हैं, तो इसमें E2 करवाने को करवा सकते हैं, क्योंकि देखो टर्सरी है तो SN2 तो पहले से मना हो चुका है। नॉर्मली इन तीनों में हम लोग करवाते हैं SN2। इन तीनों में नॉर्मली क्या करवाते हैं SN2, पर क्योंकि टर्सरी है SN2 मना हो चुका है, SN2 अब है ही नहीं ऑप्शन में, तो तीनों E2 भी करवा सकते हैं, पर यील्ड बहुत कम होता है। मतलब मैं बताऊं तो बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत प्रेफर नहीं करते। करवाने को करवा लो, E2 नहीं होता। मैंने मैंने बोला है कि बेस OH माइनस से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो इससे या उससे वीक वाले बेस में नहीं होता। मैं रिपीट करता हूं मैंने क्या बोला। देखो टर्सरी है, SN2 ऑप्शन से हट चुका है, SN2 अब भाई नहीं। अब स्ट्रॉन्ग है तो भाई एक ही ऑप्शन बचा E2। अब E2 के लिए स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ती है, तो मैंने का OH माइनस से स्ट्रॉन्ग थी, तो ये सब OH माइनस से स्ट्रॉन्ग है, पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं, बस ठीक ठाक है। पर अब SN2 ऑप्शन में नहीं है, तो इनके पास एक ही ऑप्शन E2। ये तीनों E2 करवा सकते, पर यील्ड बहुत कम होगा, बहुत प्रेफर नहीं करते। ध्यान रखना, बहुत प्रेफर नहीं करते, करवाने को करवा सकते, प्रेफर नहीं करते हैं। और अगर वीक बेस से न्यूक्लियोफाइल होगा तो आपके पास SN1 और E1, बेस के केस में E1 कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल के केस में SN1 कहलाएगा, और इसमें SN1 जो होगा वो E1 से ज्यादा होगा ऑलवेज। और इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे E1 का प्रोडक्ट बढ़ेगा। इस केस को जरा समझते हैं। चाहे वो SN1 हो या फिर आप मान लो लिविंग ग्रुप, जैसे लिविंग ग्रुप है 3 डिग्री लगा है, तुमने यहाँ पे क्या है कि कार्बन कार्बन चेन जोड़ रखा है, मतलब भीड़ बढ़ा रखी है, तो SN2 होने के चांसेस हाई है। पर अगर आपने देखो ये अल्फा है और ये बीटा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है,
अगर आप बीटा वाले पे जैसे जैसे एक तो टर्सरी था एक, और जैसे जैसे भीड़ बढ़ाओगे वैसे वैसे E2 होने के चांस बढ़ते जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो क्या होगा, ऑन ब्रांचिंग एट बीटा पोजिशन अमाउंट ऑफ, ऑन ब्रांचिंग एट बीटा पोजिशन अमाउंट ऑफ, मतलब कि और बड़ी बड़ी चेन निकलनी, ज्यादा चेन होगी तो एल्किन ज्यादा स्टेबल, बीटा पे ब्रांचिंग करने से एल्किन स्टेबल होगा, एल्किन स्टेबल होगा E2। ऑन ब्रांचिंग एट बीटा पोजिशन अमाउंट ऑफ E2 प्रोडक्ट डिक्रीजेस। और मान लो अगर ये टर्सरी नहीं भी होता, मान लो प्राइमरी या सेकेंडरी होता, जो भी होता, पर अगर आप बीटा पे ब्रांचिंग करोगे तो ध्यान रखना है E2 बढ़ता है, मतलब बीटा पे भी अगर ब्रांच E2 बढ़ता है और SN2 कम होता है। तो एक पॉइंट में जाने के पहले लिख दे रहा हूं इसको, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ऑन ब्रांचिंग एट बीटा पोजिशन, ये मैं नॉर्मल केस लिख रहा हूं, बस ये ध्यान रखना कि प्राइमरी के लिए नहीं हो तो मिल लीजिए सेकेंडरी के लिए। ऑन ब्रांचिंग एट बीटा पोजिशन SN2 डिक्रीजेस, E2 इंक्रीजेस। तो E2 बढ़ने लगेगा और SN2 कम होगा। SN2 का कंपटीशन होता है E2 से, क्योंकि दोनों में चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और SN1 का कंपटीशन होता है E1 से। अब ये चैप्टर क्या है कि खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि जो भी डाउट्स होगा मैं उसको सॉल्व करूंगा।